नमस्कार। चीनी के बढ़ते दाम जहां सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहीं अफवाहों का बाजार भी गर्म है। इस बीच सरकार ने साफ किया है कि अक्टूबर तक घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त चीनी स्टॉक उपलब्ध है। किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना भी गलत है। सरकार के अनुसार तेजी की वजह इथेनॉल के लिए चीनी का डायवर्जन नहीं, बल्कि उत्पादन में कमी, त्योहारी मांग, मौसम से फसल को नुकसान, वैश्विक आपूर्ति की कमी और जमाखोरी है। दूसरी ओर इथेनॉल नीति ने चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने और गन्ना किसानों के भुगतान में अहम भूमिका भी निभाई है। 2025-26 सीजन के गन्ना बकाये का करीब 97% भुगतान 20 अगस्त तक किया जा चुका है। पिछले वर्षों में गन्ने के दाम में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है और भुगतान व्यवस्था को नियमित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। बहरहाल कीमतों पर नियंत्रण, जमाखोरी रोकने और आपूर्ति बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई फैसले किए हैं। और क्या है असली तस्वीर और क्या कुछ असर है इन फैसलों का, कितने पर्याप्त हैं ये फैसले, इन्हीं पर आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो देश में चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण और घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। चीनी की कीमत 20 जुलाई को 48.18 रुपए प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त तक बढ़कर 55.70 रुपए प्रति किलो हो गई। चीनी उत्पादन का अनुमान 343 लाख मीट्रिक टन से घटकर करीब 306 लाख मीट्रिक टन रह गया। वहीं इथेनॉल के लिए डायवर्जन 2022-23 के 12% से घटकर 2025-26 में करीब 9% रह गया है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने 30 नवंबर तक कारोबारियों पर 400 टन की स्टॉक सीमा लगाई है। बल्क उपभोक्ताओं के लिए 15 दिन की खपत की सीमा तय की है और स्टॉक का भौतिक सत्यापन शुरू किया है। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति भी दे दी गई है। सरकार ने 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी है, जिससे अक्टूबर में उत्पादन 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक रहने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि अक्टूबर तक घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त चीनी स्टॉक उपलब्ध है। और अब आपको दिखाते हैं क्या कहा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने। हमारा एक्सपेक्टेशन था 330 to 340 lakh ton. All of a sudden, because of this red rot disease and water scarcity because of the less rain, sugar price has come down. We are very much concerned about it, and that's why we have immediately taken many measures. But what is the requirement of India? India's requirement is around 280 lakh ton, and as on date we have 306 lakh ton. Means more than 20-25 lakh ton we have surplus. I'm telling you surplus. वहीं भाजपा नेता दिनेश शर्मा ने कहा है कि सरकार जनता के साथ खड़ी है। ईंधन का संकट पूरी दुनिया में आया, लेकिन भारत ने अपने किसी भी उपभोक्ता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया। उसका कारण यह है कि विकल्प की तलाश किया। और जो चीनी के दाम बढ़े हैं, कहते हैं, इससे कोई इनकार थोड़ी करता है, लेकिन इसमें तथ्य देखने चाहिए। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उन्हीं से इन तथ्यों की पड़ताल हम करेंगे। विनोद आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेंबर एमएसपी हैं, हाई पावर कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसके साथ ही संदीप दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट हैं। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। संदीप जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे असली तस्वीर है क्या। जो एक महीने के भीतर जो चीनी के दाम बढ़े हैं, वो तकरीबन 15% तक की बढ़ोतरी इसे कहा जा सकता है। सरकार ने इसके पीछे कई कारण बताए हैं, कई तथ्य बताए हैं, लेकिन ये साफ कर दिया है कि एथेनॉल का जो डायवर्जन किया गया है, और एथेनॉल जो है वो इसकी वजह बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं वही एग्री करता हूँ कि इथेनॉल जो करीब 30 लाख टन का इथेनॉल में गया है, इस बार 29 लाख टन का अभी तक गया है, उसके साथ कोई लिंक नहीं है। ये हुआ क्या कि कुछ वेदर के वजह से कुछ
कुछ कुछ डिजीज के वजह से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हुआ है। उसके चक्कर में जो होता है जनरली थोड़ा सा स्कार्सिटी सिचुएशन में थोड़ा सा उसको मौके का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने स्टॉकिंग करना शुरू कर दिया था। उसके वजह से प्राइस इतना बढ़ गया। कोई सप्लाई का सिचुएशन तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम है इस सच। इंडिया एक्सपोर्ट किया था 8 लाख टन का एक्सपोर्ट, और हमारा इंपोर्ट जो डिसीजन लिया गया 10 साल के बाद डिसीजन लिया कि उसको कूल डाउन प्राइस, ये कोई बड़ा इंपोर्ट नहीं है, 10 लाख टन का इंपोर्ट है, वो भी थोड़ा बहुत होगा बिफोर अब नया सीजन अक्टूबर में शुरू हो रहा है। तो सप्लाई का इशू नहीं है, ये जो थोड़ा सा प्रोडक्शन लॉस हुआ था महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बिकॉज ऑफ द डिजीज इन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश की वजह से हुआ था, उसके उसी लिए प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया। क्योंकि कुछ लोग, जैसे होता है पूरा वैल्यू चेन में, कुछ लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश किए, कुछ ही लोग। तो उसके बाद से फिर सरकार का इवन मैं बता दूं व्यूअर्स को कि 3-4 दिन में वो प्राइस कम हो गया। जो 60 जो एक्स मिल प्राइस हम लोग बोलते हैं, जो 60 रुपए 61 रुपए पर केजी पहुंच गया, तो वो कम होना शुरू हो गया। बिल्कुल। विनोद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार एथेनॉल को चीनी की महंगाई का कारण जो है बताया जा रहा है, इस तरह की अफवाहें भी हैं, भ्रामक तथ्य भी हैं, लेकिन हम आंकड़े अगर देखते हैं तो एथेनॉल के लिए चीनी का इस्तेमाल 12% से घटकर 9% हुआ है। तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, लगातार जो अफवाहें हैं, इसको खारिज करते हुए दिखाई देते हैं पूरी तरीके से। देखिए, हमारे यहाँ एक नैरेटिव इकोनॉमिक्स होता है, खास करके जो वैसे एसेंशियल कमोडिटी जिससे कंज्यूमर्स को काफ़ी कनेक्ट रहते हैं, तो ये नैरेटिव इकोनॉमिक्स फैलाने की एक नई कवायद जारी है। इथेनॉल को तो बेस कटघरे में रखा गया है, अमूमन किन कारणों से मुझे ये समझ में फिलहाल नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक कारणों की वजह से ही उसको कटघरे में डाला गया है। दरअसल बात यह है, मिला जुला के अगर आप सारे आंकड़ों को, तो आपने पहले कह दिया है, जो हेजिंग होती है इसके नाम पे, जो इंपोर्ट पैरिटी प्राइस है खास करके, और जो फ्यूचर ट्रेडिंग इसमें होती है, वो इसके लिए सीधे से सीधे इस वर्ष दोषी पाए जा रहे हैं। इसलिए सरकार ने जब 4000 मीट्रिक टन का, जब 4000 क्विंटल का जब एक जुलाई में जब ऑर्डर लेके आई, तो उसके बाद से आप देखेंगे कि प्राइसेस में एक थोड़ी अलग तरीके से घबराहट हो रही है। और लोग ये अभी वर्तमान में क्या है कि हमारे यहाँ जो मार्केट है चीनी का, खास करके जो उसको शुगर एस कहा जाता है, 2 है, शुगर एस और शुगर एम। तो जो हमारा कोल्हापुर का जो एक और इरोड का 2 प्राइस उसमें कमोडिटीज मार्केट में अनाउंस करते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के वजह से मैं तो आपके माध्यम से ये सलाह दूंगा लोगों को कि कमोडिटीज में एक जो हेजिंग हो रही है, और जिस प्रकार से एक जब वेयर हाउस में चीनी आता है, वहां से वो कहाँ जाता है और किस प्रकार से उस पर मैनिपुलेशन हो रहा है, तो इसमें थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। फिर जो हम इंपोर्ट करते हैं वो रॉ शुगर का करते हैं, वो हम फाइन शुगर का नहीं करते हैं। रॉ शुगर को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करके फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वर्तमान में एक्सपोर्टर्स ही उसका पूरा फायदा उठाएंगे, और कंज्यूमर्स को उसका फायदा कैसे मिलेगा, इसके लिए हमको एक नया रूपरेखा शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी प्लान करना होगा। वरना आज तो मान के चलिए इथेनॉल है, कल किसी और कारण से और परसों किसी और कारण से हम लोगों को अंधेरे में रखा जाएगा, जिससे हम लोगों की सिर्फ इकोनॉमी में तकलीफ नहीं आएगी, बल्कि जब आज दशहरा आने वाला है या दीपावली आने वाली है, तो ये कवायद जारी है। कल जो सरकार के खिलाफ जो नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं, या जो देश की दुर्व्यवस्था को ठीक नहीं रखना चाहते हैं, जो एक इंटरनेशनल कार्टेल है, उसमें और तरह की परेशानियां इस तरह की खड़ी करेगा। तो हमको 2 जगह पे लड़ाई लड़नी होगी। एक तो कमोडिटीज जहां ट्रेडिंग हो रही है उस पर हमको कंट्रोल करना होगा, जैसे हम मान के चलिए दाल में और बाकी और चीजों के ऊपर जो हम कर रहे हैं, उस तरीके से जो हम लोगों ने बैन किया है कमोडिटीज की ट्रेडिंग का, तो शुगर की भी कमोडिटी है, उसको भी बैन कर देना चाहिए कुछ समय के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो ये सभी के सभी अपने आप अपने स्थान पे आ जाएंगे। बिल्कुल विनोद जी, इसी दिशा में जैसे आपने कहा कि 2 तरफा लड़ाई है, और ये जो भ्रम है ये भी जो है 2 तरफा ही दिखाई देता है। एक तो एथेनॉल नीति को लेकर लगातार जिस तरह से पहले सवाल उठाए गए, और अब चीनी को जिस तरह से एथेनॉल से जोड़ा गया, इसमें एक तथ्य ये भी आता है कि ज्यादातर 3/4 तो एथेनॉल का अब अनाज से आता है, मक्का से आता है। तो ये भ्रम बिल्कुल निराधार इसमें भी साबित होते हैं। विनोद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि इथेनॉल
जो हम बना रहे हैं भी गन्ने से, तो आपने आंकड़े दे दिए कि हम 25% कम कर दिए गन्ने से बनाना, ये आपने अभी अभी आंकड़ा दिया। और जो हम मक्के से बना रहे हैं या दूसरे सीरियल से बना रहे हैं या फिर हम वैसे वेस्ट मटेरियल से बना रहे हैं, जिसकी जो खास करके जिसपे ज्यादा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी सरकार ने किया है वेस्ट प्रोडक्ट से बनाने का, उसमें बढ़ोतरी ज्यादा हो रही है। और उसके आंकड़े अभी जैसे इस क्वार्टर में आएंगे तो आपको और ज्यादा दिख जाएगा। जो मेरी अपनी समझ है उस हिसाब से गन्ने का हम सिर्फ 25% नहीं बल्कि और भी हम कम उपयोग कर रहे हैं। ये जो आंकड़े आप दे रहे हैं ये हमारे पास अभी अप्रैल के आंकड़े हैं। जब इस क्वार्टर के आंकड़े आएंगे तो इसमें हम और भी अच्छा देखेंगे। गन्ने का उत्पादन पूरे साल नहीं होता है, चीनी जो है उसका स्टॉकिंग पूरे साल रहता है। तो चीनी के स्टॉक के साथ उधेड़-बुन करके, खेल-कूद करके, कमोडिटीज के मार्केट में इधर-उधर करके एक इंटरनेशनल कार्टेल है जो एबीसीडी कहा जाता है, ग्लोबली जिनको हम कहते हैं, उन कंपनियों का नाम मैं नहीं लूंगा। तो उनकी पूरी की हुई कवायद है कि जो बायोइथेनॉल के ऊपर सरकार थोड़ी सी दूसरे तरीके से सोचे, देश में एक हंगामा फैले, इसलिए उस तरफ से नैरेटिव लाने के लिए नैरेटिव इकोनॉमिक्स बनाया गया है, जो कि अपने आप में एक इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है। और उस प्रकार से सरकार को और हमारे देश को सोचना चाहिए, हम लोग खुद को अवेयर करना चाहिए उस प्रकार से। बिल्कुल। संदीप जी, एक और जो बड़ा तथ्य है जो सरकार ने बताया है, इसकी वजह इस सीजन में जो शुरुआती अनुमान था गन्ने के उत्पादन का वो 343 एलएमटी था, जबकि जो उत्पादन है वो 306 एलएमटी तक सीमित हो गया है। इसकी क्या आप प्रमुख वजह पाते हैं और इसकी भरपाई के लिए जो स्टॉक है वो कितना पर्याप्त है सरकार के पास? कि सरकार इनका जो आंकड़ा अभी जो एस्टिमेट लगाया है, ये जो शुगर सीजन चलता है अक्टूबर से सितंबर तक का, जो अक्टूबर 1 में इन लोग को एस्टिमेट अभी लगाया जा रहा है अक्टूबर 1 2026 का, जो 35 लाख टन का है, जो 50 लाख टन जो अक्टूबर 1 2025 में थे, तो 15 लाख टन कम है। बट ये भी चीज है कि चीनी का जो क्रशिंग शुरू हो जाता है अक्टूबर एंड तक, चीनी आना शुरू हो जाता है अक्टूबर एंड और अर्ली नवंबर तक नया चीनी का जो सीजन है वो शुरू हो जाता है। तो इसलिए चीनी का और करीब आपके पास 2 लाख मतलब 20 लाख टन का कंजम्पशन है पर मंथ, 20 से 22 लाख टन। तो उस हिसाब से देखा जाए तो चीनी का सफिशिएंट स्टॉक है, करंटली सफिशिएंट स्टॉक है। वो थोड़ा सा जो गैप हुआ था, प्रोडक्शन लॉस इसीलिए हुआ था कि आपको पिछला अक्टूबर में अभी काफी सारे बारिश हुए थे महाराष्ट्र में और एक डिजीज अटैक हुआ है, रेड वो डिजीज बोला जाता है उसको, वो अटैक हुआ है उत्तर प्रदेश में। उसके वजह से थोड़ा सा प्रोडक्शन का कम एस्टिमेट, क्योंकि ये इतना लंबा क्रॉप है, इसको इनिशियल प्रोजेक्शन जो प्रोडक्शन का था और एंड प्रोजेक्शन वो अंतर आता है, हर साल आता है। इस बार थोड़ा सा ज्यादा आया अंतर, तो इसलिए बट इथानॉल के साथ लिंक करना मोस्ट अनफेयर है। इथानॉल के साथ कोई लेना देना, ये चीनी का जो प्राइस है ये थोड़ा सा। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, और एक फैक्टर ये है कि जो मई का महीना था से जून का महीना था, उसमें चीनी का कंजम्पशन काफी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द गर्मी के वजह से। बहुत सारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स और वो को बढ़ा है, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा हुआ है। थोड़ा सेंटीमेंट का खेल बोलते हैं इसमें, डिमांड और सप्लाई का होता है, ऐसा कोई सप्लाई का कोई इशू नहीं है। वो जो 6-8 लाख टन हम लोग एक्सपोर्ट किए थे, वो 8 लाख टन कहीं रोका जा सकता था, वो अलग डिबेट है बेसिकली, बट कोई सप्लाई का सिचुएशन नहीं है चीनी के बारे में। बिल्कुल विनोद जी, ये डिमांड और सप्लाई के अगर हम आंकड़े देखते हैं, जो चीनी का उत्पादन है वो कम ज़रूर हुआ है अनुमान से, जो कम उत्पादन का जो 306 एलएमटी रहने की बात कही गई है, लेकिन अगर हम कुल खपत देखते हैं तो 280 या 290 एलएमटी रहती है, तो भी दाम बड़े हैं, लेकिन जो स्टॉक में आपूर्ति है वो पर्याप्त रहेगी। इस बात को ये सुनिश्चित करता है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कहीं दूर दूर तक हम लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। मैं आपको सबसे पहले इसलिए पहले सत्र में ही बताया था, एक नैरेटिव इकोनॉमिक्स है जिसका फायदा लोग भुनाना चाहते हैं। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, विश्व के कई जगहों पे वो स्टॉक कम है, इसलिए ये पैनिक फैलाया जा रहा है वैश्विक फोर्सेस के सपोर्ट में। उदाहरण के तौर पे जलेब अली जो रिफाइनरी है दुबई की, जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है और जो हब है जहां पे रॉ शुगर आता है, रिफाइन होता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में या इंडस्ट्रियल कंजप्शन में यूज होता है, जैसा कि अभी बताया कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स बनाए जाते हैं जो इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट होके वो कंज्यूमर्स के पास ना के सीधा वहां जाता है। और ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को पूरे तरीके से जो इंडस्ट्रियल एक हमारा पैरिटी है उसके हिसाब से वो रेगुलेट होता है।
उस रेगुलेशंस में जो थोड़ी बहुत उठापटक होती है तो उसका पूरा का पूरा जो असर है वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे फैला दिया जाता है कि हमारे यहाँ स्टॉक की कमी है और तरह तरह की दिक्कतें हैं। सरकार ने तो 1 महीना पहले 28 जुलाई को ही ऑर्डर ले आई कि भैया हम इससे ज्यादा आपको हम स्टॉकिंग नहीं करने देंगे, होर्डिंग और होर्डर्स के पीछे हम लोग लगे हुए हैं ही। तो कहीं से किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्टॉक पूरे तरीके से हर लोकेशन पे उपलब्ध बिल्कुल, है जो और स्टॉक उसके है वो आंकड़े भी पर्याप्त उपलब्ध है हैं। और जो तो फेक कहीं कोई नैरेटिव पैनिक की जो है आवश्यकता बनाने नहीं की है। कोशिश की जा रही है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, इन्हीं को खारिज करते हुए कुछ और तथ्यों पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिए टीजी न्यूज के साथ। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप दास जी, आपसे समझना चाहेंगे, सरकार ने जो तथ्य दिए हैं उनमें यह भी बताया है कि जो केवल यहीं पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो चीनी की कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, तकरीबन 16% ये बढ़ी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका बढ़ना, क्या ये घरेलू कीमतों को प्रभावित करता है? देखिए, जब तक इंटरनेशनल ट्रेड पे हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तब तक कोई इम्पैक्ट नहीं करता है, बट बिकॉज हम लोग एक्सपोर्ट भी किए हैं लास्ट ईयर, तो ये इम्पैक्ट करता है। जब इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जो हमारे जो अलाउ किया 10 लाख टन का इंपोर्ट का रॉ शुगर, जो शुगर प्राइस है, रॉ शुगर दोनों अलग अलग प्राइस होता है। जो रॉ शुगर का जो इंपोर्ट हम लोग अप्रूव किया है गवर्नमेंट अभी पिछले हफ्ते, तो उसका प्राइस थोड़ा काफी हाई हो सकता है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल प्राइस ज्यादा है, क्योंकि ब्राजील जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, उसका वेदर के वजह से इम्पैक्ट है, तो इंटरनेशनल प्राइस हाई है। बट डोमेस्टिक प्राइस इज मोस्टली, जो डोमेस्टिक स्टॉक आपके पास है उसके ऊपर निर्भर करता है। ये जो प्राइस हाइक हुआ है, एक छोटा शॉर्ट ड्यूरेशन का है प्राइस है, और फेस्टिव सीजन भी आ रहा है। सरकार कॉशियस है कि और ज्यादा दाम बनना पड़े। इनफैक्ट सरकार का जो डिसीजन था जो इंपोर्ट करने का और जो स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगाने का, जो फूड कंपनीज को बोला 15 दिन का स्टॉक रख सकते हो, पहले 1 महीने का रख सकते थे, तो वो सब चीज करने का मकसद ये है कि जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, कमिंग दिवाली, गणेश चतुर्थी वो आ रहा है, उसमें प्राइस ना बढ़े, क्योंकि कंजप्शन काफी बढ़ता है शुगर का उस टाइम में बेसिकली। तो उसका एक कॉशियस अप्रोच था ये। तो इस पे अभी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एंड इनफैक्ट जब मैंने बताया, जो पिछले 4 दिन में जो एक मील प्राइस हम लोग दी उत्तर प्रदेश में, वो करीब 61 रुपए से कम होकर 56-55 रुपए तक पहुंच गया है 3-4 दिन के अंदर। एक मील प्राइस ये बता रहा हूँ। तो वो सरकार का जितना मेजर है वो असर पड़ा है, ये एक टेम्पररी मेजर है। एंड स्टॉक का कोई इशू नहीं है। और इथेनॉल के जोड़ना, मुझे लगता है एक वर्ड में यूज करना चाहता हूँ, इंटेलेक्चुअल लेथर्जी। कुछ समझ नहीं आता तो क्यों इथेनॉल में देगा। इथेनॉल के वजह से आज गेन एरिया, मैं व्यूअर्स को समझ आता हूँ कि इथेनॉल जो प्रोग्राम के वजह से आज जो गलत आते थे प्राइस, जो एक्सेस प्रोडक्शन था, उसके वजह से आज गेन एरिया जो किसानों को मिलता है 90 पर, आज का डेटा बताओ 97% पे हो चुका है। इथेनॉल के साथ कोई लिंक नहीं है प्राइस का। ये एकदम इंटेलेक्चुअल लेथर्जी का बात है। और इथेनॉल प्रोग्राम अभी जो जैसे सही बताया बिल्कुल 80% चावल और मेज से आ रहा है, बिल्कुल ओनली 20% आ रहा है। 3/4 जो है वो अनाज से आता है। बिल्कुल। विनोद जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि तमाम तरह के जो फेक नैरेटिव हैं या गलत तथ्य हैं वो भी बताए जा रहे हैं, और उन्हीं में से एक है कि किसानों को जो है वो बकाया नहीं दिया गया है, जबकि अगर देखते हैं आंकड़े 20 अगस्त तक तो 97% गन्ना बकाये का भुगतान हो चुका है। और जो सरकार का स्पष्टीकरण है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो सरकार की इथेनॉल नीति है उसका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले ये एक ऐतिहासिक कदम है जिसको हमको सपोर्ट करना चाहिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है, गन्ने के भाव के लिए सालों साल तक किसान
एक अधर में लटके रहते थे और कई चक्कर लगाते थे मिलों के, वो प्राइस आज सिर्फ 97% ही नहीं मिला, वो डीबीटी होके मिला है, सीधे सीधे किसानों को उनके अकाउंट में मिला है। जो भी सोर्स उनका है यहाँ पे चीनी मिल, क्योंकि ये चीनी मिल के रूट के थ्रू होता है, तो ये सबसे पहले हमको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, आपके माध्यम से मैं बताऊंगा। दूसरी बात ये है कि कहीं से भी इथेनॉल से इसका कोई संबंध नहीं है। इथेनॉल से तो और किसानों को ज्यादा फायदा हुआ है, उनके जो एफआरपी पे ही वो डिपेंडेंट रहते थे। अब कई ऐसे बड़े संगठन हैं जो किसानों के ऐसे उन्होंने कई कोऑपरेटिव्स ने और कई एफपीओज ने अपनी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है और वो इथेनॉल बेच रहे हैं बाजार में, जो जहां पे वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। कई ऐसे कोऑपरेटिव में वो ये काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो इसका, जिसके ऊपर मैं बार बार आपको बताना चाहूंगा कि जो लंदन और न्यूयॉर्क का जो फ्यूचर मार्केट है उसका असर फिजिकल शुगर की प्राइसिंग पे पड़ता है। और ग्लोबली अभी ऐसी समस्याएं हैं जो, जैसे हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे, रॉ शुगर के लिए एक इंडेक्स होता है, उसको आईसीई शुगर नंबर 11 कहते हैं जी। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को, जनता को बताना होगा कि ये जो बेंचमार्क फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और जो इंटरनेशनल शुगर कॉन्ट्रैक्ट है, उससे हमारे फिजिकल शुगर की कीमत पर जो बेंचमार्क है वो उससे लिंक्ड होता है, इसलिए हमको उस पर असर पड़ रहा है। बाकी तो सारी चीजें बिल्कुल दुरुस्त है, सही जगह पे है और सरकार होर्डर्स के खिलाफ अच्छा कदम उठा रही है। हम अखबारों के माध्यम से वो समाचार सुन भी रहे हैं, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। किसानों को पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको अभी अक्टूबर का महीना आया भी नहीं और उसके पहले 97% किसानों को उनके गन्ने का दाम मिल चुका है और 3% जो नहीं भी मिला है वो वर्क इन प्रोसेस है। उसमें कई एफएक्यू नॉर्म्स हैं जिसको पूरा नहीं किया गया है, उस पे काम चल रहा है और मेरे ख्याल से अभी इस महीने के अंत तक वो भी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा। और किसानों को चीनी की पूरा आपूर्ति दाम मिल में गया। अगर हम बात करते हैं उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से, अगर देखते हैं विनोद जी, तो फिलहाल तो स्टॉक है, लेकिन जिस तरह से लगातार जो है बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है जो इसका उत्पादन है वो कम हुआ है और तमाम अन्य कारण है जिससे उत्पादन इस बार कम अनुमान है। तो सरकार ने जो कदम उठाए हैं, चाहे जमाखोरी को रोकने के लिए 400 टन की स्टॉक की लिमिट की है और 15 दिन की खपत की सीमा तय की है, या फिर 10 LMT कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात का फैसला जो है घरेलू बाजार में तत्काल आपूर्ति बढ़ाने के लिए लागू किया है, तो ये कदम अपने आप में कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण होगा जी, ये इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि जो जाफजा दुबई का जो शुगर एक्सपोर्ट का हब है, जो खास करके जो अल खलीज शुगर रिफाइनरी है, वहां पे स्टॉक सीमित है, क्योंकि वैश्विक में ब्राजील में काफी समस्या आई है, थाईलैंड जो रूट है उससे काफी समस्या आई है, तो पूरा जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ पड़ा है। और इंटरनेशनल मार्केट में उसके चांसेस ऐसे भी हैं कि वो स्टेबल अभी आने वाले समय में नहीं होगा। होम रूज क्राइसिस हो या जो कुछ भी उसके कारण हो, वो तो एक अलग अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। लेकिन अब वो जो फायदा होगा वो हमारे एक्सपोर्टर्स को, भारतीय एक्सपोर्टर्स को होगा। वो बड़े आराम से रॉ शुगर इंपोर्ट करेंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये पूरी की पूरी हमारी जो एक शुगर चेन की जो इकोनॉमी है उसमें काफी फायदा मिलेगा और हमारे प्राइसेस स्टेबल होंगे। हमें सिर्फ सावधान एनसीडेक्स से होना होगा, हमें सिर्फ सावधान फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और हेजिंग जो करते हैं उनसे होना होगा। वो एक लंबे समय तक हमारे प्राइस को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें किसी तरीके से कोई समस्या आने वाली नहीं है। बिल्कुल। विनोद जी, एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे। 15 अक्टूबर से जो पेराई करने की सलाह दी गई है सरकार की तरफ से, जो अक्टूबर में उत्पादन 3-4 LMC से बढ़कर 10 LMT तक होने की संभावना है, तो ये जो त्योहारी सीजन है या जिस तरह से अभी संदीप जी भी बता रहे थे कि गर्मी की वजह से जो सॉफ्ट ड्रिंक हैं या और सब तमाम तरह की जो डिमांड और आपूर्ति का उन्होंने संतुलन बताया था, उसको अब एक फ्लेक्सिबल तरीके से बढ़ाने में ये सब कदम कितने जो है महत्वपूर्ण साबित होंगे? बिल्कुल, उसका जो समय आएगा, जो अक्टूबर से जब पिराई होगी, तो वो स्टॉकिंग जो होगी और जो हमारे वेयर हाउसेस में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो होली के सीजन के लिए होगा, या वो फरवरी से लेके मार्च तक का जो सीजन है उसके लिए वो स्टॉक आवश्यक हो जाएगा। वर्तमान में अगर हमारे पास कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अगर हम रोज की पिराई भी अभी उसकी कोई आवश्यकता तुरंत करने की नहीं है,
मिड अक्टूबर से हम जो करेंगे उसका प्रभाव हमारा जो फ्यूचर का जो प्राइस, हमारा जो डोमेस्टिक प्राइस है वो प्रभावित नहीं हो। हमारे जो स्टॉक जो पर डे कंजप्शन है हम उसको मीट अभी नवंबर तक करने के लिए, दिसंबर तक करने के लिए पूरा तैयार हैं। दिसंबर ऑनवर्ड्स के लिए प्राइस कंट्रोल में रहे, इसलिए 15 दिसंबर से हम शुरुआत कर रहे हैं और इसका बहुत एक अच्छा प्रभाव हमारे मुख्य जो सप्लाई चेन है और जो बिल्कुल। वैल्यू चेन है चीनी के, उसके ऊपर पड़ेगा। वर्तमान में किसी तरह की किल्लत ना हो उसके लिए भी कदम उठाए गए हैं और भविष्य को लेकर भी ये जो तमाम कदम है बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो किसी भी तरह के जो भ्रम है या अफवाहें हैं उनमें आने की ज़रूरत नहीं है। जो चीनी की आपूर्ति का जो पर्याप्त स्टॉक है वो मौजूद है और सरकार की कोशिश है कि उचित कीमत पर जो चीनी है वो भी मिलती रहे और किसानों का जो भुगतान है वो भी समय पर होता रहे। चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।